जय हिंद दोस्तों, मैं हूं केबी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में करते हैं शुरुआत। मई 2021 में पीएम मोदी के द्वारा कितने रुपए के पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की गई? तो ये होगा 10 लाख रुपए का, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने यहाँ पर जीता है रजत पदक, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पूजा रानी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पर जीता है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किस देश के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को लाने की घोषणा की गई? तो ये पॉलिसी लाई गई है चाइना के द्वारा, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में जीएसटी परिषद ने कोविड-19 सामग्री पर छूट की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे मेघालय के सीएम कोनराड संगमा। अगला प्रश्न कि मई 2021 में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसे 2003 टू 2020 इसके लेखक कौन हैं? तो इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में इजराइल के द्वारा जो हमास के ऊपर हमला किया गया था, इस हमले का कोड नाम क्या था? तो याद रखेंगे, इस हमले का इन्होंने कोड नाम दिया है ऑपरेशन गार्जियन ऑफ द वॉल्स। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड विकसित किया गया, तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुजरात में। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में किसके द्वारा अपतटीय गश्तीपोत आईसीजीएस सजग को कमीशन किया गया? तो इसे अभी कमीशन किया है एनएसए अजीत डोवाल साहब ने, तो बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि मई 2021 में वन वेब कंपनी द्वारा 36 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? तो पेरेंट कंपनी का नाम है भारती एयरटेल, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो चलिए अब हम लोग करते हैं आज के प्रश्नों को डिस्कस। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो वैश्विक स्तर पर दूध का क्या महत्व है? इसके अलावा जो हमारे दुनिया में डेयरी का उद्योग है, इसके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2001 में FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई थी। थीम की अगर हम लोग बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेज अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स, ये इस बार का विषय है। तो इतना बड़ा विषय आपको याद रखना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि वर्गीस कुरियन साहब को हमारे देश में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपके दूध के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, और दूध के उत्पादन में दुनिया पर इस समय हम हैं नंबर 1 पर, और हमारे यहाँ का जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो है राज्यों में नंबर 1 पर। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए स्मार्ट विंडो को विकसित किया गया? स्मार्ट विंडो का मतलब है खिड़की, तो ये विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी बिल्डिंग होगी, और इसके लिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार की विंडो को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी के साइंटिस्ट ने। अब ये जो आपकी विंडो होगी मुख्य रूप से गर्मी और प्रकाश की मात्रा को करेगी नियंत्रण, यानी कि कितना प्रकाश आपको चाहिए, कमरे में आपको कितनी गर्मी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इस खिड़की के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारे देश की जो विकास दर है वो कितनी रही है? तो ये आपकी रही है -7.3%। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा 1979 और 80 के बीच में, इससे पहले हमारी जो विकास दर है वह आपकी ऋणात्मक रही थी, तो उस समय ये रही थी -5.2, और उसके बाद में अब जा करके हमारे यहाँ की जो विकास दर है वह आपकी आ गई है -7.3। तो आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण पिछले साल जो हमारे यहाँ के ज़्यादा सेक्टर थे वे सारे बंद कर दिए गए थे, और इसी के कारण जीडीपी में आपको इस प्रकार से ऋणात्मक ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हैं, यानी कि 100 रुपये लेकर के आपने कोई बिजनेस शुरू किया, और जब 1 साल के बाद में आपने इस 100 रुपये पे देखा तो आपके पास में बचा केवल 93 रुपये, यानी कि 7 रुपये का आपको हो गया घाटा।
तो इसी प्रकार से आपका जीडीपी भी होता है, यानी कि हमने कुछ नया उत्पादन नहीं किया बल्कि हमारे पास में जो था उसी को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जो कृषि है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है और इसमें आपकी 3.6% की वृद्धि हुई है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारी खेती ही थी जिसने यहाँ पर बचा लिया, अदरवाइज जो हमारी ग्रोथ होती वह शायद -10 के भी ऊपर चली जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि सरकार ने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है। अब सरकार ने जारी किया है, हो सकता है आंकड़े में और ज़्यादा कमी भी हो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सोलर आधारित इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गोवा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ये याद रखना है कि गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत जी और इन्हीं के द्वारा अगले 5 वर्षों में जो भी यहाँ के गाँव हैं वहाँ पर सोलर पैनल के माध्यम से बिजली को प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अच्छा, गोवा की बात हुई है तो अभी मैंने आपको बताया था कि 30 मई को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया था, क्योंकि इसी दिन 1987 में 25वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में इसको शामिल किया गया था। राजधानी आपकी पणजी में है और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है यहाँ पर रवि शास्त्री ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो रवि शास्त्री जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हैं, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके ये कोच हैं। तो अब इस समय ये खाली बैठे थे तो इन्होंने कहा मैं एक किताब लिखूंगा और इस किताब में मैं बताऊंगा कि दुनिया में वह व्यक्ति कौन हैं जिनसे मुझको प्रेरणा मिली है और उन्हीं के ऊपर इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, यानी कि इनके जीवन में जो भी खिलाड़ी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं उनके ऊपर किताब लिखी गई है रवि शास्त्री जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे WHO महानिदेशक विशेष मान्यता अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो हमारा 31 मई था उस दिन हमने मनाया था विश्व नो तंबाकू दिवस, यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो उसी अवसर पर यहाँ पर जो WHO है उसके द्वारा हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री को यहाँ पर पुरस्कार देने की घोषणा की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मटर छील रहे हैं इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है, तो ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, 2019 में हमारे यहाँ पर ई सिगरेट और जो आपके गर्म तंबाकू उत्पाद होते हैं उनको प्रतिबंध करने के लिए सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था और उस कानून को बनाने में हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बहुत ही अहम भूमिका थी, इसीलिए इनको WHO ने ये सम्मान दिया है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, इसके लिए इनको ये पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने सैन्य उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया? तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 108 सैन्य उपकरणों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछले साल सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम लोग कुछ ऐसे उत्पाद होंगे जिनकी संख्या टोटल 101 थी, उनका आयात अब नहीं करेंगे, यानी कि सरकार ने यहाँ पर दूसरी बार 108 उपकरणों की घोषणा कर दी है जिनका आयात भारत दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश की जो भी रक्षा कंपनियां हैं वे अब इन सभी उपकरणों को अपने यहाँ पर बनाएंगी। तो इससे न केवल हमारी सेना को सारी चीज़ें मिलेंगी बल्कि दुनिया के जो अन्य देश होंगे वह भी हमसे यहाँ पर उपकरण को खरीद सकेंगे। भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि 2025 तक हमारे यहाँ का जो डिफेंस सेक्टर है वह 1.75 लाख करोड़ का कारोबार करेगा। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर 108 जो आपके उपकरण होते हैं उनके आयात को प्रतिबंधित कर दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हमारे इस समय है रक्षा मंत्री। और पिछले साल जो हमारा यहाँ का रक्षा क्षेत्र है उसमें FDI को भी बढ़ा करके 74% किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये बन गए हैं TB नरेंद्रन, यानी कि इस प्रश्न का
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब टीबी नरेंद्रन कौन है? तो टाटा स्टील लिमिटेड के इस समय एमडी और सीईओ हैं, और उदय कोटक यानी कि जो कोटक महिंद्रा के एमडी और सीईओ थे उनके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह होता है मात्र 1 सालों के लिए। तो पिछले साल उदय कोटक बने थे और अब इनके स्थान पर टीवी नरेंद्रन इसके नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना इसकी 1895 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा नई दिल्ली में। अच्छा, कुछ अन्य नाम भी आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, अदरवाइज ये आपसे नाराज हो सकते हैं। तो एक तो हमारी है रेखा एम मेनन। अब इनका नाम आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो नैस्कॉम है इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। समझ गए? उदय शंकर की बात करते हैं तो ये कौन है? पिछले साल ये फिक्की के बने थे। ठीक है, फिक्की के बने थे उदय शंकर। और विनीत अग्रवाल की बात करते हैं, विनीत शंकर नहीं है भाई, इनका नाम है विनीत अग्रवाल। तो ये आपके पिछले साल बने थे एसोचैम के नए अध्यक्ष। तो इन सभी के नाम बिल्कुल आपको याद रखने हैं। सभी की नियुक्ति लगभग 1 सालों के लिए ही यहाँ पर होती है। अगला प्रश्न है कि CWUR की विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021-22 में कौन सा संस्थान रहा है शीर्ष पर? तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी की गई, और इसमें दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसका नाम है हार्वर्ड। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, भारतीय संस्थानों की बात करें तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का स्तर है वह कितना ज़्यादा शानदार है, और वह आपको इस रिपोर्ट को देखने के बाद भी पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर जो IIM अहमदाबाद है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद है, वह दुनिया में रहा है 415वें स्थान पर, और ये हमारे यहाँ का टॉप इंस्टीट्यूट है। IISc बेंगलुरु 459वें पे रहा, और जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यानी कि मुंबई वाला, ये रहा है 543वें स्थान पर। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थान कितने बढ़िया हैं आपके विश्व में। अच्छा, इससे पहले क्वेक क्वेरेली सैंडमन यानी कि जिसे हम लोग QS रैंकिंग कहते हैं, वह रैंकिंग जो आपकी मार्च में आई थी उसमें भी हार्वर्ड आपके दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी रही थी। और आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ का जो टॉप इंस्टीट्यूट था वो आपका था IIT बॉम्बे, जो कि उसमें 172वें स्थान पे रहा था। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में प्रकाशित पुस्तक सावरकर ए कंटेस्टेड लिगेसी 1924 टू 1966, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है विक्रम संपत ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो 2019 में हमने इस पुस्तक के पहले संस्करण के बारे में डिस्कस किया था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट। तो इस किताब में विक्रम संपत महोदय के द्वारा 1883 से लेकर के 1924 के बीच में सावरकर के जीवन से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं थी उन सभी के बारे में बताया गया था। अब इसका यहाँ पर दूसरा संस्करण आया है, तो इसमें 24 से लेकर के इनकी जब डेथ हुई थी 1966 में, तो वहाँ तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की इनके द्वारा स्थापना की गई थी, जो कि 1954 में कर दिया गया था भंग। तो ये आपके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड है इसको जीत लिया है यहाँ पर नितिन राकेश ने। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, नितिन राकेश कौन है? तो हमारे यहाँ पर एक IT कंपनी है जिसका नाम है एम्फेसिस, तो इसी के CEO और कार्यकारी निदेशक हैं। इनके द्वारा जेरी विंड के साथ में मिलकर के एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो इसी किताब के लिए इनको यहाँ पर यह पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, नाम इनका है यहाँ पर नितिन राकेश, और दूसरे आपके विजेता हैं जेरी विंड। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने कार्गो स्पेसक्राफ्ट तियानझाओ 2 को स्पेस में लॉन्च किया? तो नाम से ही आप पढ़ समझ जाइए कौन है ये। तो ये है चाइना, यानी कि ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ये आपका है क्या? तो इससे पहले आपको याद होगा लगभग 1 महीने पहले चाइना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके यहाँ का जो कोर मॉड्यूल था, यानी कि इनका जो स्पेस स्टेशन होगा उसके लिए कोर मॉड्यूल को इन्होंने भेजा था, और उनका जो रॉकेट था यहाँ पर नष्ट हो गया था स्पेस में। हालांकि बाद में मालदीव के पास में आकर के वो गिरा था। तो अब इन्होंने यहाँ पर जो इनका स्पेस स्टेशन होगा जिसका नाम है तियानगोंग, तो उसके लिए यहाँ पर एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया है। यानी कि ये आपका यहाँ पर कुछ सामान वगैरह लेकर के पहुँचा है
चाइना के स्पेस स्टेशन तक। तो बस आप इतना इसके बारे में याद रखिएगा कि जो यहाँ पर हेवनली वेसल तियानझाओ 2 को लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है चाइना ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि बिना हाई कोर्ट की जज बने सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। यह आपकी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है यहाँ पर इंदु मल्होत्रा। 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी और अभी 2021 में ये हो गई हैं सेवानिवृत्त। अगला प्रश्न था कि ऑपरेशन ट्राइडेंट किस युद्ध से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि 1971 में जो हम लोगों ने पाकिस्तान से युद्ध लड़ा था उस युद्ध में हमारी नेवी ने जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था 4 और 5 दिसंबर को। इसीलिए 4 दिसंबर को हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं। तो उसी युद्ध से आपका संबंधित है यहाँ पर ऑपरेशन ट्राइडेंट, यानी कि जो हमने कराची को नष्ट किया था उसी से संबंधित है ऑपरेशन ट्राइडेंट। अगला प्रश्न था कि यूएस के द्वारा 2011 में ओसामा बिन लादेन को दिया गया था मार। घुसे थे ये लोग पाकिस्तान में और इनको मार दिए थे। तो उस दौरान जो ऑपरेशन चलाया गया था इसका नाम क्या था। तो इसका नाम यहाँ पर था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। क्या नाम था? ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। और अगला प्रश्न था कि सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल हुआ था। तो याद रखिएगा इस संविधान संशोधन का नाम था 36वां। 1975 में ये आया था और 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हुआ था सिक्किम। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि पेरिना तांडवम किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना ये है क्या और किस राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि कोलार गोल्डफील्ड किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान मरुस्थल किस देश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्लेडा रेगिस्तान आपको किस देश में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि पहला एशियाई खेल कब और कहां पर हुआ था। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कोई राय दे सकते हैं। आपका कोई प्रश्न वगैरह होता है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाए। तो शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग 2021 में जो भी आपके सारे रिपोर्ट और इंडेक्स जारी हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कल की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग सभी फिल्म पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।